Hello my sweet listeners, I hope you all like my video. Please subscribe my channel FM Story World and don't forget to like, comment and subscribe my channel. अगर आप सबको कोई भी नॉवल की रिक्वेस्ट करनी है तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए और कमेंट कीजिए. आई विल ट्राई माई बेस्ट टू अपलोड इट. थैंक यू. ये स्टोरी तभी कंटिन्यू होगी जब इसमें अच्छी रिस्पॉन्स मिलेगी. लेट्स स्टार्ट. 11 युवराज सम्राट सिंह का सच. अभी राजकुमारी चांदनी कुछ समझ पाती उसके पहले ही युवराज सम्राट सिंह उनके हाथ को पकड़कर उन्हें खींचकर कहीं पर लेकर चले जाते हैं. वही दूर खड़े युवराज यश प्रताप सिंह जब अपने सामने का ये नज़ारा देखते हैं तब उनकी आंखें गुस्से से एकदम लाल हो जाते हैं. पाउटिंग. युवराज सम्राट सिंह का राजकुमारी चांदनी को यूं इस तरीके से हक से हाथ पकड़कर कहीं लेकर जाना युवराज यश प्रताप सिंह को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा था. वो अपनी लाल आंखों से कुछ देर तक इस जगह पर देखते रह गए जहां से अभी युवराज सम्राट सिंह चांदनी को लेकर गए हुए थे. उसके बाद गुस्से में युवराज अपने कमरे में वापस चले. वहीं दूसरी तरफ युवराज सम्राट सिंह की इस हरकत से राजकुमारी चांदनी एकदम हैरान रह गई थी. वो युवराज सम्राट सिंह के साथ खींची चली गई. सच तो ये था कि अगर राजकुमारी चांदनी चाहती तो एक ही बार में युवराज सम्राट सिंह को रोक सकती थी, लेकिन उन्हें भी युवराज सम्राट सिंह से कुछ जरूरी बात करना था. जब से युवराज सम्राट सिंह यहाँ पर आए हुए हैं तब से ही राजकुमारी चांदनी नोटिस कर रही है कि उनकी नज़र लगातार राजकुमारी चांदनी पर ही बनी हुई है. रात के समय में महल में हर जगह पर मशाल जल रहे थे. जिस जगह पर इस वक्त युवराज सम्राट सिंह राजकुमारी को लेकर गए हुए थे उस जगह पर सिर्फ और सिर्फ अंधेरा था. अंधेरे में पहुंचने के बाद युवराज सम्राट सिंह राजकुमारी चांदनी के हाथ को छोड़ देते हैं और उसकी तरफ देखते हुए बस एक ही शब्द बोलते हैं, एंजेलिना. युवराज सम्राट सिंह की बात को सुनकर राजकुमारी चांदनी बेहद ही हैरान रह जाती है. वो बहुत ही ध्यान से युवराज सम्राट सिंह की तरफ देखते हुए बोलती है, कौन हो तुम और कैसे पता है तुम्हें मेरा नाम? उद्धरण चिन्ह. राजकुमारी चांदनी की बात को सुनकर सम्राट सिंह मुस्कुरा देते हैं और बोलते हैं, यार तू इतनी जल्दी मुझे भूल जाएगी मैंने सोचा नहीं था, लेकिन चल मैं तुझे एक और चांस दे रहा हूँ, पहचान मुझे. उद्धरण चिन्ह. सम्राट सिंह की बात को सुनते ही राजकुमारी चांदनी तुरंत समझ जाती है कि ये इंसान कौन है. वो सम्राट सिंह को एक मुक्का मारते हुए बोलती है, यू बस्टर्ड सार्थक. जी हाँ, सम्राट सिंह कोई और नहीं बल्कि सार्थक है जो सन 2104 में एंजेलिना का असिस्टेंट कम दोस्त हुआ करता था. सार्थक को यहाँ पर देखकर राजकुमारी चांदनी बहुत बुरे तरीके से हैरान रह गई थी. हालांकि एंजेलिना की तरह सार्थक का भी चेहरा बदला हुआ था, लेकिन उसके बावजूद भी राजकुमारी चांदनी सार्थक को पहचान चुकी थी. वो थोड़ी हैरानी से पूछता है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो और तुम्हारी शक्ल कैसे बदल गई? उद्धरण चिन्ह. राजकुमारी चांदनी की बात पर सार्थक अपनी आंखें छोटी करके बोलता है, जिस तरह तुम्हारा इस दुनिया में जन्म हुआ है बिल्कुल वैसे ही मेरा भी इस दुनिया में पुनर्जन्म हुआ है. उद्धरण चिन्ह. हालांकि मैं भी पुनर्जन्म जैसी चीज़ों पर नहीं विश्वास रखता, लेकिन अभी जो हमारे साथ हो रहा है हम उसे नज़रअंदाज भी तो नहीं कर सकते हैं. उद्धरण चिन्ह. वैसे मैं तो युवराज महाराज सम्राट सिंह के रूप में यहाँ पर हूँ, लेकिन तुम तो सीधा बेवकूफ़ और बददिमाग राजकुमारी चांदनी बनकर यहाँ पर हो. अपने लिए इतने प्रशंसाजनक शब्द सुनकर राजकुमारी चांदनी गुस्से में आ जाती है और सार्थक को एक पंच मारते हुए बोलती है, ये हम कौन सी दुनिया में आ गए हैं, क्या तुम्हें पता है? उद्धरण चिन्ह. सार्थक एंजेलिना को समझाते हुए बोलता है, देखो मैं एक कहानी पढ़ता था, तुमने देखा ही होगा, आशियाना हम था उसका. उद्धरण चिन्ह. चांदनी को भी तुरंत ही याद आ जाता है कि सार्थक ऐसे एक किताब पढ़ता था. हालांकि सार्थक आगे क्या बताने वाला है राजकुमारी चांदनी पहले ही गैस कर चुकी थी, लेकिन फिर भी वो सार्थक के मुंह से सुनना चाहती थी. और राजकुमारी चांदनी की सोच के मुताबिक सार्थक बोलता है, पता नहीं कैसे क्या हो गया, लेकिन हम मेरी आशियाना वाली किताब में आ चुके हैं. उद्धरण चिन्ह. शेर किताब में जो कहानी लिखी हुई थी वैसा ही कोई यूनिवर्स एग्जिस्ट करता हो. हमारा यूनिवर्स और मल्टीवर्स बहुत ही ज़्यादा मिस्ट्री से भरा हुआ है, लेकिन तुम्हें इतना तो पता ही होगा कि इस दुनिया में हमारी यूनिवर्स जैसे बहुत सारे यूनिवर्स होते हैं. उद्धरण चिन्ह. दोनों आ गए और फंस गए हम एक अलग ही यूनिवर्स में जहाँ पर तुम्हारी जिंदगी तो बहुत खराब होने वाली है. उद्धरण चिन्ह. सार्थक की आखिरी बात सुनकर एंजेलिना अपनी आंखें छोटी कर लेती है और बोलती है, मेरी जिंदगी खराब होगी इससे तुम्हारा क्या मतलब है? उद्धरण चिन्ह. सार्थक एंजेलिना को समझाते हुए बोलता है, देखो एंजल, पूरी स्टोरी तो मैं भी नहीं पढ़ी है, लेकिन थोड़ी बहुत तो पढ़ी है और जितनी भी पढ़ी है उसमें तुम्हारे साथ बहुत गलत हुआ है. उद्धरण चिन्ह. चांदनी गुस्से में सार्थक पर चिल्लाते हुए बोलती है,
सार्थक, सस्पेंस क्रिएट करने की जरूरत नहीं है, चुपचाप जो है सब कुछ बताओ। उद्धरण चिन्ह। चांदनी को गुस्से में देखकर सार्थक एक लंबी सांस लेता है और बोलता है, जैसा कि तुम्हें पता ही होगा कि राजकुमारी चांदनी कितने बेवकूफ़ और कमजोर किस्म की लड़की है, जिसे कोई भी मारपीट कर चला जाता है और वो रोती ही रह जाती है। उद्धरण चिन्ह। अभी तक इस बारे में भी पता लग गया होगा कि राजकुमारी चांदनी यहाँ पर युवराज को बहुत पसंद करती है, लेकिन यहाँ से युवराज उसके साथ बहुत बुरा बर्ताव करते हैं। उद्धरण चिन्ह। राजकुमारी चांदनी सार्थक की इस बात से एग्री करती थी, क्योंकि यहाँ पर आने के पहले दिन ही उसे इन सब चीज़ों के बारे में पता लग चुका था। सार्थक अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए बोलता है, कुछ ही दिनों में युवराज और यहाँ की एक अजीब सी लड़की जिसका नाम कुसुम है, उसकी शादी तय हो जाएगी। लेकिन पता नहीं उस बेवकूफ़ लड़की के दिमाग में क्या आया कि वो शादी के दिन मंडप पर आई ही नहीं, और ऐसा क्यों हुआ, ये सस्पेंस था जो स्टोरी में आगे क्लियर होने वाला था, लेकिन मैंने आगे की स्टोरी नहीं पढ़ा था। उद्धरण चिन्ह। कुसुम के मंडप पर नहीं आने की वजह से महारानी सुमित्रा देवी बहुत ज्यादा गुस्से में थी और उन्होंने गुस्से में युवराज की शादी राजकुमारी चांदनी से करवा दी थी। बस तभी से बेचारी चांदनी के बुरे दिन शुरू हो गए। युवराज ने शादी की पहली रात है राजकुमारी चांदनी को बहुत बुरे तरीके से बेइज्जत किया और उस पर एक घटिया लड़की होने का टैग लगा दिया। उद्धरण चिन्ह। ये बोलकर कि राजकुमारी चांदनी यही चाहती थी, उन्होंने पूरी रात बहुत ही बेरहमी से राजकुमारी चांदनी का रेप किया था। सुबह राजकुमारी की हालत इतनी खराब थी कि उन्हें अगले 4 दिनों तक होश ही नहीं आया था। उद्धरण चिन्ह। इन सभी चीज़ों के बारे में जानने के बाद महारानी सुमित्रा देवी को युवराज पर इतना गुस्सा आया था कि उन्होंने युवराज को सजा के तौर पर 1 महीने के लिए महल से बाहर निकाल दिया। उद्धरण चिन्ह। 1 महीने बाद जब युवराज वापस आए तो फिर उन्होंने हर मुमकिन कोशिश की थी राजकुमारी चांदनी को बेइज्जत करने की है, उन्हें हर तरीके से टॉर्चर करने की। उद्धरण चिन्ह। राजकुमारी चांदनी इतनी ज्यादा कमजोर थी और रोती रहती थी, जिसकी वजह से युवराज के दिल में उनके प्रति नफरत और बढ़ती गई। उद्धरण चिन्ह। टॉर्चर की जब सारी हदें पार हो गई तब राजकुमारी चांदनी डिप्रेशन में चली गई थी। एक वक्त ऐसा आया जब युवराज किसी युद्ध के लिए बाहर गए हुए थे और इसी दौरान राजकुमारी चांदनी की हत्या हो गई। उद्धरण चिन्ह। राजकुमारी चांदनी के 18 साल पूरे होने के 6 महीने बाद उनकी हत्या हुई थी, लेकिन उनके हत्या का इल्जाम युवराज पर लगा था। ये सब सच था या नहीं पता नहीं, लेकिन राजकुमारी चांदनी की बहुत बेरहमी से हत्या हुई थी। उद्धरण चिन्ह। और राजकुमारी चांदनी के मरने के बाद युवराज को बहुत ही ज्यादा अफसोस हुआ था और उन्होंने गिलट की वजह से खुद को शराब के नशे में झोंक लिया था। उद्धरण चिन्ह। और युवराज सर प्रताप सिंह के इसी कमजोरी का फायदा उठाने के लिए सारे दुश्मनों ने एक साथ हाथ मिला लिया था। उद्धरण चिन्ह। सार्थक अपनी बात को बीच में ही रोकते हुए बोलता है, आगे भी बहुत कुछ हुआ था, शायद कहानी में राजकुमारी चांदनी एक बार फिर वापस आ गई थी, पता नहीं यार क्या हुआ था आखिर में। ये सब सुनकर राजकुमारी चांदनी बहुत बुरे तरीके से हैरान हो चुकी थी। उसे तो विश्वास ही नहीं हो रहा था कि युवराज इतनी घटिया इंसान है। राजकुमारी चांदनी अपनी गुस्से से जलती हुई लाल आंखों के साथ सार्थक से सवाल करती है, इसके आगे क्या हुआ? उद्धरण चिन्ह। इस जगह पर सार्थक अपने दांत पीसते हुए बोलता है, अरे इसके बाद मुझे इस युवराज पर इतना गुस्सा आया था कि मैंने इस स्टोरी को ही पढ़ना कुछ समय के लिए बंद कर दिया था। उद्धरण चिन्ह। लेकिन मुझे तो इस बात का बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि मैं खुद ही इस स्टोरी में आ जाऊंगा और राजकुमारी चांदनी का कैरेक्टर तुम्हें मिल जाएगा। उद्धरण चिन्ह। एक और बात यह है कि आज भोजन घर में जो कुछ भी हुआ था वहां पर तुमने सब कुछ संभाल लिया था, लेकिन कहानी के अनुसार ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। उद्धरण चिन्ह। कहानी में सच में युवराज ने जहर खा लिया था और उसके बाद उनकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई थी और सारा इल्जाम मेहमानों पर ही लगा था, जिसकी वजह से दोनों राज्यों के बीच में दुश्मनी खड़ी हो गई थी। उद्धरण चिन्ह। सार्थक कुछ सोचते हुए बोलता है, हो सकता है शायद जो लोग राजकुमारी चांदनी को मारना चाहते हो या फिर राजकुमारी चांदनी की हत्या के पीछे जिन लोगों का हाथ हो वह लोग युवराज तेज सिंह और उनके परिवार के ही कोई हो। उद्धरण चिन्ह। चांदनी भी सार्थक की बात को सुनकर किसी गहरी सोच में डूब चुकी थी। सार्थक की बात को सुनने के बाद राजकुमारी चांदनी समझ चुकी थी कि इस जगह पर भी कोई ऐसा इंसान है जो राजकुमारी चांदनी का दुश्मन है और उन्हें जान से मारना चाहता है। पर बात चाहे जो भी हो, इस वक्त इन लोगों के सामने भोली भाली और मासूम राजकुमारी चांदनी नहीं बल्कि डेविल क्वीन एंजेलिना थी। एंजेलिना की नज़रें बहुत तेज है। वो एक नज़र में ही लोगों को अच्छे से पहचान जाती है। वो लोगों के नर्वसनेस को बहुत अच्छे से भांप जाती है।
राजकुमारी चांदनी को एक और बात समझ में नहीं आ रही थी कि अगर कहानी में असली राजकुमारी चांदनी इतने समय तक जिंदा थी तो फिर यहाँ पर असल में राजकुमारी चांदनी कैसे मर गई। क्या कहानी के अनुसार सच में पहले से ही तय था कि राजकुमारी चांदनी के अंदर किसी और का पुनर्जन्म हो। राजकुमारी चांदनी को अपने दुश्मनों को मुंहतोड़ जवाब देना बहुत अच्छे से आता है। वो डरती तो बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन स्टोरी में चांदनी डरी थी। चांदनी को किसी सोच में गुम देखकर सार्थक बोलता है, एंजल मुझे ऐसा लग रहा है कि हमारे यहाँ आ जाने की वजह से कहानी में बहुत बदलाव हो रहे हैं। उद्धरण चिन्ह। कहानी के अनुसार आ रही युवराज को जहर खा लेना चाहिए था और मेरे परिवार से दुश्मनी कर लेनी चाहिए थी, लेकिन सब कुछ बदल गया है। उद्धरण चिन्ह। आज तुमने युवराज को बचाकर कहानी के ट्रैक को भी बदल दिया है। और जब युवराज के साथ कुछ नहीं हुआ इसका मतलब दोनों राज्यों के बीच में मतभेद नहीं हुआ है। उद्धरण चिन्ह। अगर हम ऐसे ही कहानी में लिखी हुई चीजों को बदलते रहे तो फिर हम तुम्हारी मौत को भी बदल सकते हैं। चांदनी सार्थक की बात को इग्नोर करते हुए अपना सवाल पूछती है, तुम यहाँ कैसे आए। उद्धरण चिन्ह। राजकुमारी चांदनी की बात पर सार्थक अपना मुंह बना लेता है और बोलता है, यार मुझे भी उन गुंडों के हाथों मरने का कोई शौक नहीं था, इसलिए मैं भी तुम्हारे साथ ही खाई में कूद चुका था। उद्धरण चिन्ह। लेकिन क्या ही पता था कि सुसाइड करने की कोशिश करने के बाद हमें अपनी दुनिया से इस खूबसूरत से स्वर्ग जैसी दुनिया में टेलीपोर्ट कर दिया जाएगा। उद्धरण चिन्ह। चांदनी रातों से सवाल पूछती है, तो बताओ वहाँ का क्या ख्याल है। उद्धरण चिन्ह। सार्थक चांदनी को ऊपर से लेकर नीचे तक अजीब नज़र से देखा है और बोलता है, राजकुमारी चांदनी जी अगर आपको उस दुनिया में जाना है तो शौक से जाए, लेकिन मुझे ये दुनिया बहुत पसंद आई है और मैं यहाँ से नहीं जाने वाला। उद्धरण चिन्ह। सार्थक को सच में की दुनिया बहुत पसंद आई थी। यहाँ पर कुछ सबसे ज़्यादा अच्छा और ख़ास है तो वो है यहाँ की ठंडी ठंडी हवाएं। चांदनी सार्थक की तरफ देखते हुए बोलती है, मुझे भी यहाँ से नहीं जाना है। ये जगह बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत और ठंडी है। हमारे यहाँ के लोगों ने तो मिलकर पूरी धरती का सत्यानाश कर रखा है। उद्धरण चिन्ह। राजकुमारी चांदनी अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए बोलती है, पर बात चाहे जो भी हो, मार्क्स और स्मिता ने जो मेरे साथ किया है उसका बदला तो उन्हें चुकाना ही होगा। उद्धरण चिन्ह। मार्क्स और स्मिता का नाम सुनते ही सार्थक का है चेहरा भी सीरियस हो जाता है। वो चांदनी को यकीन दिलाते हुए बोलता है, तुम फिक्र मत करो एंजल, हम उन लोगों को एक बहुत ही अच्छा सबक सिखाएंगे। उद्धरण चिन्ह। सार्थक की बात पर चांदनी अपने सर को हाँ में हिला देती है और फिर पूछती है, तुमने मुझे पहचान कैसे लिया, मतलब मैं तो तुम्हें नहीं पहचान पाई थी। उद्धरण चिन्ह। सार्थक अपने चेहरे पर टेढ़ी मुस्कुराहट लिए हुए बोलता है, जब मैं तुम्हें पहली बार देखा था तभी मुझे शक हो गया था कि तुम एंजेलिना। उद्धरण चिन्ह। देखो, खाई में कूदने के बाद अगर मैं इस दुनिया में आ सकता हूँ तो फिर जाहिर ऐसी बात है कि तुम भी आ सकती हो। अगर मेरा चेहरा बदल सकता है तो फिर जाहिर सी बात है तुम्हारा भी चेहरा बदल सकता है। उद्धरण चिन्ह। एंजेलिना चुपचाप सार्थक की बातें ही सुन रही थी। उसके नज़र में सार्थक एक बेवकूफ़ से ज़्यादा और कुछ भी नहीं है। सार्थक एंजेलिना को आगे बोलता है, मैं इतना इस कहानी को पढ़ा है, उसके अकॉर्डिंग तो राजकुमारी चांदनी एक बेवकूफ़ और डरपोक किस्म की लड़की है। लेकिन मैं जब से यहाँ पर आया हूँ तब से तुम्हारा खतरनाक और डोमिनेटिंग ऑरा महसूस हो रहा है मुझे। और अभी थोड़ी देर पहले जिस तरह से तुमने बावर्ची की कुटाई की उसके बाद तो मैं 100% श्योर हो गया कि तुम ही एंजेलिना हो। उद्धरण चिन्ह। वरना असली राजकुमारी चांदनी एक डरपोक किस्म की लड़की थी, उसके अंदर इतनी हिम्मत ही नहीं थी कि अकेले बावर्ची जैसे मोटी चमड़ी वाले इंसान को कुटाई कर सके। उद्धरण चिन्ह। सार्थक की बात पर राजकुमारी चांदनी अपने आइस रोल कर लेती है। उसे हमेशा से ही सार्थक की बातें बहुत ही ज़्यादा इरिटेटिंग लगती थी। 1111111111111111। अगर स्टोरी अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और रेटिंग देना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। अगर आप लोगों को इस स्टोरी में किसी भी तरह की कोई भी कमी महसूस हो रही होगी तो तुरंत ही मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा ताकि मैं इसे सुधार सकूं। 12 हैंडसम लक्ष्य। राजकुमारी चांदनी सार्थक की बेफिजूल की बातें सुनकर पक चुकी थी। वो सार्थक को अपने साथ खींचकर अपने रूम में लेकर चली जाती है। अपने रूम में आने के बाद राजकुमारी चांदनी अपने रूम का बड़ा सा दरवाज़ा बंद कर देती है और सार्थक को अपने साथ अपने लैब में लेकर चली जाती है। सार्थक के लिए तो चांदनी का लैब एक नॉर्मल सी बात थी जहां पर वो पहले भी बहुत बार जा चुका है। सार्थक इधर उधर घूमकर सारे गैजेट्स को देखने लगा। सारे गैजेट्स को देखने के बाद अचानक से ही उसकी नज़र एक ऐसे गैजेट पर गई जिसे देखकर सार्थक बहुत बुरे तरीके से डर गया।
सार्थक को डरा हुआ देखकर राजकुमारी चांदनी हंसने लगती है और बोलती है, तुम सच में बहुत डरपोक हो सार्थक। वो कोई कटे सर का भूत नहीं है, टीयर्स ऑफ जॉय। चांदनी की बात पर सार्थक अपनी आंखें छोटी कर लेता है और अपने चेहरे पर के डर को छुपा देता है। चांदनी सार्थक को फुल इग्नोर करते हुए उसे बोलती है, वो लक्ष्य है, उसका चेहरा कितना कितना हैंडसम बनाया है मैंने, स्माइलिंग फेस। चांदनी की बात को सुनकर सार्थक का दिमाग ही घूम जाता है। जाहिर सी बात है, सार्थक भी लक्ष्य के बारे में बहुत अच्छे से जानता था, लेकिन उसे वक्त पर लक्ष्य का आकर सिर्फ एक अंडा की तरह था। लेकिन आज जिस लक्ष्य को चंदनी दिखा रही थी उसके पास तो एक इंसानी चेहरा है। सार्थक बहुत ध्यान से लक्ष्य को देखने लगता है, तब उसे समझ में आता है कि लक्ष्य के चेहरे में अभी भी आईब्रोज और दाढ़ी की कमी है। चांदनी सार्थक से पूछती है, कैसा लग रहा है वो? तुम बस देखते जाओ, धीरे धीरे मैं उसे कितना परफेक्ट बना देती हूँ। उद्धरण चिन्ह। हालांकि मैं इसके 4 हाथ देने वाली थी और इसके पैर की जगह पर पहिए लगाने वाली थी, लेकिन ये सब हमारी दुनिया में ज़्यादा अच्छा लगता, यहाँ के लोग तो उसे एलियन ही समझने लगेंगे। चांदनी की बात पर सार्थक भी एग्री करता है और बोलता है, लक्ष्य बहुत ही खास तरीके का आए है, कुछ भी ऐसा काम नहीं करना कि लक्ष्य तुमसे दूर हो जाए। उद्धरण चिन्ह। सार्थक की बात पर चांदनी बोलती है, तुम फिक्र मत करो, मैं इसे इतनी बारीक तरीके से तैयार करूंगी कि लक्ष्य सबको इंसान ही दिखाई देगा। उद्धरण चिन्ह। और अपने पर्सनल बॉडीगार्ड के रूप में मैं लक्ष्य को हर वक्त अपने पास ही रखूंगी। लक्ष्य एक खजाना है जिसे मैं किसी भी गलत हाथों में नहीं पड़ने दे सकती। उद्धरण चिन्ह। तभी साइड से आवाज आती है, मास्टर मैं आपको वैसे भी छोड़कर नहीं जाऊंगा, आपके वजूद से ही मेरा वजूद है, अगर आपको कुछ हो गया तो मैं खुद भी डिस्ट्रॉय हो जाऊंगा। उद्धरण चिन्ह। यह आवाज लक्ष्य की थी। सार्थक अपनी आंखें छोटी करके बोलता है, ये लक्ष्य एक्टिवेट कैसे होता है? उद्धरण चिन्ह। चांदनी सार्थक को बताती है, नक्शा सिर्फ उसके नाम लेने से ही एक्टिवेट होता है, वो भी जब उसका नाम किसी और ने नहीं बल्कि चांदनी ने लिया हो। उद्धरण चिन्ह। सार्थक ने भी इस चीज को नोटिस कर लिया था कि जब से वो यहाँ पर आया हुआ है उसने कितनी बार लक्ष्य का नाम लिया है, लेकिन लक्ष्य एक्टिवेट नहीं हो रहा था। लेकिन चांदनी जब भी उसका नाम ले रही है वो तुरंत ही एक्टिवेट हो जा रहा है। सार्थक चांदनी से कंप्लेंट करते हुए बोलता है, लेकिन चांदनी जब भी लक्ष्य बोल रहा है तब उसके लिप्स तो हिल ही नहीं रहे हैं, क्या तुमने उसे उसकी लिप्स से कनेक्ट नहीं किया? उद्धरण चिन्ह। चांदनी सार्थक की बात पर उसे जवाब देते हुए बोलती है, मैं उसके लिप्स को एक बार फिर से बनाना चाहती हूँ, मुझे उसके लिप्स कुछ खास अच्छे नहीं लग रहे हैं। उद्धरण चिन्ह। मैं लक्ष्य को फैक्ट्री में नहीं बल्कि अपने हाथों से बना रही हूँ और ये किसी नॉर्मल आई से लाख गुना ज़्यादा एडवांस और एक्सपेंसिव है। मैं चाहती हूँ मेरा लक्ष्य दुनिया का सबसे आए हो। उद्धरण चिन्ह। तभी एक बार फिर लक्ष्य की आवाज आती है, मास्टर आप बिल्कुल भी फिक्र मत कीजिए, मैं आपको 10,000 हैंडसम लड़कों की तस्वीर देता हूँ, आप उन्हीं में से किसी एक के जैसा मेरा चेहरा बना दीजिए। उद्धरण चिन्ह। चांदनी गुस्से में लक्ष्य को डांटते हुए बोलती है, आई लॉस्ट ऑफ योर माइंड लक्ष्य, आई डोंट वॉन्ट एनीथिंग। उद्धरण चिन्ह। तुम सबसे ज्यादा खास हो और तुम्हारा चेहरा दुनिया में सबसे यूनिक होगा, अब चुपचाप डीएक्टिवेट हो जाओ। उद्धरण चिन्ह। सार्थक थोड़ा चिढ़ते हुए बोलता है, यार जब भी तुम्हें मेरे सामने लक्ष्य के बारे में कुछ बात करना हो तो फिर उसे किसी और नाम से बुलाया करो ताकि वो एक्टिवेट ना हो जाए। उद्धरण चिन्ह। मैं तो कहता हूँ कि तुम शॉर्टकट में उसे लकी नाम से बुलाया करो। उद्धरण चिन्ह। चांदनी चिढ़ते हुए बोलती है, नहीं, मेरे लक्ष्य का नाम मेरी माँ ने लक्ष्य ही रखा था और उसका नाम हमेशा लक्ष्य ही रहेगा। उद्धरण चिन्ह। तभी एक बार फिर से लक्ष्य बोलता है, मास्टर अगर आप चाहती हैं कि मेरा नाम हमेशा लक्ष्य ही रहे तो मैं इसकी सेटिंग कर सकता हूँ। उद्धरण चिन्ह। चांदनी उसे डांटते हुए बोलती है, मुंह बंद रखो अपना और बिना मेरे परमिशन के अपने सिस्टम में कोई भी सेटिंग करने की कोशिश मत करना वरना मैं तुम्हें डिस्ट्रॉय कर दूंगी। पाउटिंग। चांदनी की बात सुनकर लक्ष्य एकदम चुपचाप बिना किसी एक्सप्रेशन के रहता है। चांदनी ने बेशक उसका चेहरा बना दिया था लेकिन उसके चेहरे में अभी कोई मूवमेंट नहीं होता था। अभी चांदनी को लक्ष्य को कंप्लीट करने में बहुत मेहनत लगने वाली थी। सार्थक लक्ष्य को देखते हुए बोलता है, चलो तुमने उसकी दाढ़ी और आईब्रोज नहीं बनाई कोई बात नहीं, लेकिन बंदा हैंडसम बहुत लग रहा है। उद्धरण चिन्ह। मुझे तो डर इस बात का है कि जब लक्ष्य कंप्लीट होकर सबकी नज़र के सामने आएगा तब तो लड़कियां अपना दिल ही हार बैठेगी इस पर, और बेचारियों को पता भी नहीं होगा कि लक्ष्य के अंदर किसी भी तरह की कोई भी फीलिंग ही नहीं है। उद्धरण चिन्ह। अब भला किसी आई के अंदर कोई फीलिंग होती है क्या? टीयर्स ऑफ जॉय। मैं तो देखने के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ कि लक्ष्य की वजह से यहाँ पर न जाने कितनी लड़कियों के दिल टूटने वाले हैं। उद्धरण चिन्ह।
चांदनी अपनी आंखें छोटी करके सार्थक की सारी बकवास सुन रही थी। उसे अपने लक्ष्य के बारे में कुछ भी सुनना बिल्कुल पसंद नहीं था। वो अपनी छोटी आंखों से सार्थक को जवाब देती है, लक्ष्य मेरा है और तुम्हें कोई हक नहीं है उसकी बुराई करने का। उद्धरण चिन्ह। अपना नाम सुनकर लक्ष्य एक बार फिर एक्टिवेट हो जाता है और बोलता है, मुझ पर सिर्फ मास्टर का है और उनके अलावा कोई और मेरी बुराई नहीं कर सकता। उद्धरण चिन्ह। लक्ष्य को बार बार इस तरह से एक्टिवेट होता देखकर चांदनी को गुस्सा आने लग गया था। चांदनी लक्ष्य को इग्नोर करते हुए सार्थक को अपने लैब और अपने रूम से बाहर निकाल देती है। वो लक्ष्य को ध्यान से देखती है तब उसे समझ में आता है उसे लक्ष्य या को फेशियल एक्सप्रेशन चेंज करना भी सीखना होगा। वो हर वक्त इस तरह बिना एक्सप्रेशन का नहीं रह सकता है। उसका इस तरह बिना किसी एक्सप्रेशन का घूमना सभी के दिलों में शक को पैदा कर सकता है। हालांकि लक्ष्य पूरे तरीके से राजकुमारी चांदनी के कंट्रोल में है और वह राजकुमारी चांदनी की सभी बातें मानता है। चांदनी को लगा कि उसे अभी लक्ष्य के चेहरे पर और मेहनत करने की जरूरत है। लेकिन आजकल चांदनी का पूरा ध्यान तो सिर्फ और सिर्फ अपने अंदर के ड्रग का एंटीडोट बनाने में ही जा रहा था। चांदनी एक लंबी सांस लेती है और कल सुबह एक बार फिर से एक रॉकेट लॉन्च करने का प्लान बनती है। इस बार रॉकेट का सुबह में लॉन्च करना ज़्यादा सेफ रहेगा क्योंकि पिछली बार गांव के कुछ लोगों ने रॉकेट को लॉन्च होते हुए देख लिया था और उन्होंने इसे भूत का खिताब भी दे दिया था। रॉकेट को लॉन्च करने के लिए पहले चांदनी को मेजरमेंट करना जरूरी था। वो रॉकेट को सीधा चांद के पोल पर लैंड करवाने वाली थी। चांदनी जानती थी कि चांद के पल पर पानी के कुछ अंश है। वो वही खास जगह है जहां पर चांदनी अपने एंटीडोट का वो खास पौधा उगा सकती है। रॉकेट में एक बहुत ही छोटा सा रोबोट होगा जिसके नाखून बहुत बड़े बड़े होंगे। वो अपने नाखून से ही चांद की जमीन को खरोच कर वहां पर बीज डाल देगा और फिर अपने अंदर के कुछ पानी को वो उसे जगह पर अच्छे से छिड़काव कर देगा। पानी के घटना पर वो पोल पर मौजूद पानी के अंशों का सहारा ले लेगा। यही सब सोकर चांदनी कल की तैयारी करने लगती है। लगभग रात के 1 बजे राजकुमारी चांदनी का काम खत्म होता है। काम खत्म होने के बाद राजकुमारी चांदनी बहुत ही ज़्यादा थक चुकी थी। वो जल्दी से अपना मुंह हाथ धोकर फ्रेश होकर अपने कमरे में आती है और हमेशा की ही तरह अपने लहंगे, ब्लाउज और दुपट्टा को निकाल कर दूर फेंक देती है। आज राजकुमारी चांदनी इतना ज़्यादा थकी हुई थी कि राजकुमारी चांदनी शॉर्ट्स भी नहीं पहनती और वैसे ही अपने इनरवियर में सो जाती है। वैसे भी हम दिन भर इतनी हैवी लहंगा पहन कर रहते हैं, तब सोते वक्त लहंगा जब हम लहंगा उतरते हैं तब हमें ऐसा महसूस होता है जैसे हम हवा में पहुंच गए हैं। और इस बात को लड़कियां ज़्यादा अच्छे से समझती होंगी जो किसी रिश्तेदार की शादी में दिन भर लहंगा पहन कर रहती है और रात के समय लहंगा उतारने के बाद कितना ज़्यादा हल्का महसूस होता है। कोष्टक। सोते वक्त मन ही मन चांदनी सोच रही थी कि उसे जल्द से जल्द लक्ष्य के हाथ भी बना देने चाहिए ताकि सोते वक्त लक्ष्य उसके पैर दबा सके। लक्ष्य पर दया खाने की जरूरत नहीं है कि चांदनी उसे नौकरों की तरह ट्रीट करेगी। अरे जब गर्मी में हम पंखा चलते हैं तब क्या हमें पंखे पर तरस आता है कि उसके हाथ दर्द करने लगेंगे? नहीं, क्योंकि पंखा एक मशीन है। बिल्कुल उसी तरह लक्ष्य भी मशीन है और उसके अंदर किसी भी तरह की कोई भी फीलिंग नहीं है। और रोबोट को कोई भी अपने मतलब के लिए ही बनता है। डोरेमोन देखकर ये मत समझना आप लोग कि रोबोट में कोई फीलिंग होती है। रोबोट जो कुछ भी बोलता है उसे हमने उस तरीके से बनाया होता है कि वो उसी तरीके से हमें जवाब दे। रोबोट के अंदर जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है उसे हम इंसान ही उनके अंदर इनपुट करते हैं। कोष्टक। ऐसे ही लक्ष्य के बारे में सोचते सोचते राजकुमारी चांदनी सो जाती है। वहीं दूसरी तरफ राजकुमारी चांदनी तो मस्त अपने कक्ष में सो रही है, लेकिन आज उन्होंने भोजन घर में जो हरकत की थी उसकी वजह से युवराज यश प्रताप सिंह की नींद उड़ी हुई है। पहले तो उन्होंने कभी चांदनी को नोटिस नहीं किया था क्योंकि चांदनी उनकी नज़र में एक बेवकूफ़ थी। लेकिन आजकल चांदनी बहुत बदला बिहेव कर रही है। युवराज भी कहीं ना कहीं अपने अंदर इस बात को समझ पा रहे थे कि वो राजकुमारी चांदनी के इस नए रूप से प्रभावित हो रहे हैं। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि जो लड़की किसी की ऊंची आवाज़ से भी डर जाती थी आज किसी शेरनी की तरह एक गद्दार को सबक सिखा दिया उसने। राजकुमारी चांदनी की आंखों की वो चमक जब राजकुमारी बावर्ची को सबक सिखा रही थी, युवराज उस नज़ारे को भूल ही नहीं पा रहे थे। वो बहुत मुश्किल से कोशिश करते हैं तब जाकर कहीं उन्हें नींद आती है। सोने के बावजूद भी उन्हें सपने में राजकुमारी चांदनी ही दिखाई दे रही थी। लेकिन सपने में राजकुमारी चांदनी के साथ युवराज सम्राट सिंह भी थे जो चांदनी के करीब ही रह रहे थे।
उन दोनों को करीब देखकर दूर खड़े युवराज यश प्रताप सिंह गुस्से से या जलन से बौखलाए हुए थे, लेकिन वो अपने शरीर को हिला नहीं पा रहे थे। कहते हैं ना, हम जिन चीजों को सोचते हुए सोते हैं, इस चीज को सपने में देखते हैं। युवराज यश प्रताप सिंह के दिलो दिमाग में नींद में जाने के 2 मिनट पहले तक राजकुमारी चांदनी ही चल रही थी और युवराज सम्राट सिंह का उनका हाथ पकड़ना भी। यही सब चीज सोनेच की वजह से उनके सपने में यही सब चीज उन्हें दिखाई दे रही। वो फ्रस्ट्रेशन की वजह से जोर से चिल्लाना चाह रहे थे, लेकिन उनके मुंह से आवाज ही नहीं निकल रही थी। यूं कहे तो वो स्लीपिंग पैरालिसिस के स्टेट में चले गए थे। वो अपने सपने में ही समझ चुके थे कि वो सपने में है। लूसी ड्रीमिंग। अपने साथ हो रही इन्हीं सब चीजों की वजह से युवराज पूरी रात नहीं सो पाते हैं और अगले दिन परिणाम ये होता है कि उनकी आंखों के बहुत थोड़े से डार्क सर्कल्स हो जाते हैं। अगली सुबह राजकुमारी चांदनी जब सोकर उठती है तब उनका मूड बहुत फ्रेश था। उन्हें इस बात की बहुत खुशी थी कि वो इस दुनिया में अकेली नहीं है। यहाँ पर उनका सबसे अच्छा दोस्त सार्थक भी है। चांदनी को तो सार्थक पर पूरा भरोसा रहता है, लेकिन स्मिता और मार्क्स वाले हादसे के बाद चांदनी का भरोसा सार्थक से भी डगमगा गया था। लेकिन जब चांदनी को पता लगा कि चांदनी की इन्फॉर्मेशन नहीं देने के लिए सार्थक खाई में कूद गया था, तब से चांदनी को सार्थक पर खुद से भी ज्यादा भरोसा हो गया था। सार्थक उसके लिए वफादार है, इस बात को जानकर चांदनी बहुत खुश थी। कम से कम इस मतलबी दुनिया में कोई तो ऐसा इंसान है जिसे उसकी परवाह है। राजकुमारी चांदनी जल्दी से तैयार हो जाती है, सार्थक को ढूंढने के लिए बाहर निकल जाती है। उसे सार्थक को आज के रॉकेट लॉन्च करने की प्लान के बारे में बताना था। अपने कमरे से बाहर आने के बाद राजकुमारी चांदनी नोटिस करती है कि आज का मौसम बहुत ही ज्यादा ठंडा, अंधेरा और खराब है। चांदनी ध्यान से आसमान में घिरे हुए बादलों को देखते हैं। उसे तुरंत ही समझ में आ जाता है कि कुछ समय बार बार बारिश होने वाली है। बारिश होने वाली है, इस बात को सोचकर ही राजकुमारी चांदनी डर जाती है। हालांकि उनके डर उनके चेहरे पर शो नहीं हो रहा था, लेकिन उन्हें बारिश बिल्कुल भी पसंद नहीं था। वो अपनी नज़रें घुमाकर आसपास के सभी लोगों को ध्यान से देखने लगती है कि यहाँ के लोग इस सिचुएशन में डरते हैं कि नहीं। लेकिन उन्हें हैरानी तो तब होती है जब यहाँ के लोग बारिश के बारे में सोच सोचकर खुश हो रहे थे। राजकुमारी चांदनी को बारिश क्यों नहीं पसंद है, इस बात को आप रीडर्स मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। 11111111111111 अगर स्टोरी अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और रेटिंग देना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। अगर आप लोगों को इस स्टोरी में किसी भी तरह की कोई भी कमी महसूस हो रही होगी तो तुरंत ही मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा ताकि मैं इसे सुधार सकूं। गाइस प्लीज़ आप सब मेरे चैनल को वर के प्यार कीजिए और प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए। आपकी सपोर्ट की मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। लेट्स कंटिन्यू। 13 बारिश में रोमांस। राजकुमारी चांदनी को समझ में नहीं आ रहा था कि बारिश को देखकर यहाँ के लोग इतने खुश क्यों हैं। वो सभी को इग्नोर करते हुए अपने कमरे में वापस चली जाती है। वो अपने कमरे में खिड़की के पास जाकर बाहर का नज़ारा देखने लगती है। राजकुमारी के कमरे की खिड़की महल के पिछले हिस्से की तरफ खुलता है जहाँ पर कोई नहीं होता है। वो खिड़की के पास जाकर साफ महसूस कर पा रही थी कि हवाएं बहुत ठंडी ठंडी चल रही है। राजकुमारी चांदनी की अपनी दुनिया में जब भी बारिश होने वाली होती थी तब आसमान लाल रंग का हो जाता था और गर्म हवाएं बहने लगती थी। लेकिन यहाँ पर आसमान काला है और दिल को छू जाने वाली बहुत ही ठंडी हवा बह रही थी। राजकुमारी चांदनी देखती है कि अचानक से ही हल्की हल्की बारिश होना शुरू हो चुकी थी। राजकुमारी चांदनी बारिश को देखकर टेंशन में इसीलिए आ गई थी क्योंकि सन 2104 में जब भी बारिश होती थी मुश्किल से सिर्फ आधे घंटे के लिए ही होती थी और एटमॉस्फेयर में इतना ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड भरा हुआ था कि बारिश जैसा मौसम होने के बावजूद भी वहाँ पर बहुत गर्म हवाएं बहती थी। जितनी देर में बारिश की बूंदें आसमान से जमीन पर गिरती थी उतनी ही देर में एटमॉस्फेयर के तापमान की वजह से बारिश का पानी जमीन पर पहुंचने के 1 किलोमीटर ऊपर तक ही 45 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर तक पहुंच जाता था। ये बात उतनी भी ज़्यादा डरावनी नहीं है, लेकिन उसे बारिश की बूंद के संपर्क में अगर कोई इंसान आ गया तो फिर उसकी स्किन डैमेज हो जाती है और बहुत अजीब तरीके से बारिश की बूंदें उस इंसान की स्किन पर रिएक्शन करता है। फैक्ट्री से निकलने धुएं और केमिकल्स जो आसमान में चले जाते हैं वो बादलों में मौजूद पानी के कणों से प्रक्रिया करके एक अलग ही प्रकार का केमिकल क्रिएट कर देता था और बारिश जब होती थी तब आसमान से यही केमिकल बरसता था जो काम बिल्कुल एसिड की तरह ही करता था, लेकिन एसिड के मुकाबले स्किन को 70% कम डैमेज करता था।
और उस दुनिया में एंजेलिना के पैदा होने के पहले से ही ऐसा होता था। हम यूँ कह सकते हैं कि एंजेलिना ने असली पानी की बूंदों वाली बारिश को कभी देखा ही नहीं है। उस दुनिया में जब भी बारिश होती थी सारे लोग अपने घर में छुप कर रहा करते थे। और यही सब सोचते हुए राजकुमारी चांदनी एक ठंडी आह भरती है। वो हल्के हल्के आसमान से बरस रहे पानी की बूंदों को देख रही थी। राजकुमारी चांदनी को थोड़ा अजीब लगा। पानी की बूंदों में से किसी भी केमिकल की स्मेल नहीं आ रही थी। हर तरफ से पानी और गीली मिट्टी की खुशबू फैली हुई थी। राजकुमारी चांदनी की आंखें हैरानी से बड़ी हो चुकी थी। वो आसमान में छाए हुए घने बादलों को देखती है। वो घने बादलों को देखकर ही बता सकती थी कि बारिश बहुत तेज और लगभग 4-5 दिनों तक होने वाली थी। 4-5 दिनों तक लगातार होने वाली बारिश तो राजकुमारी चांदनी ने पहले कभी नहीं देखा था। वो आसपास हर चीजों को देखने लगती है। तभी उन्हें महल के पीछे के पीपल के पेड़ के पास एक छोटा सा बच्चा दिखाई देता है जो बारिश में भीग रहा था। वो अपने कपड़ों को उतार कर बड़े मजे से बारिश के पानी में नहा रहा था। राजकुमारी चांदनी को हैरानी तो तब होती है जब बारिश के पानी की वजह से बच्चे की स्किन को कोई नुकसान नहीं हो रहा था बल्कि उसका स्किन ग्लो कर रहा था। राजकुमारी चांदनी की आंखों में अचानक से ही चमक आ जाती है। वो समझ जाती है कि आसमान से जो बरस रहा है वो असली पानी है बिना किसी मिलावट का। और यहाँ के बारिश की बूंदें गर्म नहीं बल्कि ठंडी होती है। अब तो राजकुमारी चांदनी का भी बारिश में भीगने का मन करने लगा। वो एक नज़र अपने लहंगे को देखती है और उसे जल्दी से चेंज करने चली जाती है। चेंज करने के बाद राजकुमारी चांदनी ने एक बहुत ही हॉट शॉर्ट ड्रेस पहना हुआ था। ड्रेस की तस्वीर कमेंट बॉक्स में दे दूंगी, बस ड्रेस का कलर ब्लैक है। क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट। उसके बाद राजकुमारी चांदनी अपने ऊपर काले रंग का एक बहुत ही मोटा सा चादर लपेट लेती है और खिड़की के जरिए महल से बाहर आ जाती है और सारी सिक्योरिटी को चकमा देकर भाग जाती है। जैसे जैसे बारिश की बूंदें राजकुमारी चांदनी के ऊपर पड़ रही थी उनके दिल में एक बेहद ही सुकून का एहसास हुआ। राजकुमारी चांदनी को अच्छे से महल से लगभग 10 किलोमीटर दूर एक बहुत बड़ी झील है। वो अपने चादर को हटाकर उसमें से स्केट शूज निकाल लेती है और उसे पहनकर जंगल में बढ़ जाती है। वो अच्छे से जानती थी कि 10 किलोमीटर दूर कोई भी इंसान पैदल नहीं जाना चाहेगा, इसीलिए राजकुमारी चांदनी बेफिक्र होकर वहां पर चली गई। झील के पास पहुंचकर राजकुमारी अपने चादर को खुद से इतनी दूर फेंकती है जैसे कि वो चादर उनका कोई दुश्मन हो। बारिश में भीगते हुए राजकुमारी चांदनी को अचानक से ही एक गाना याद आता है। वो अपने हाथ में पहनी हुई घड़ी निकालकर पेड़ के नीचे छुपा कर रख देती है और इस घड़ी से गाने की म्यूजिक प्ले होने लगती है। म्यूजिक प्ले होते ही राजकुमारी चांदनी गाने और डांस करने लगती है। म्यूजिक। दिलबर दिलबर, हाँ दिलबर दिलबर, दिलबर दिलबर, हाँ दिलबर दिलबर। होशनाक खबर है, ये कैसा असर है। होशनाक खबर है, ये कैसा असर है। तुमसे मिलने के बाद दिलबर, तुमसे मिलने के बाद दिलबर। इस लाइन को बोलते वक्त राजकुमारी चांदनी बिल्कुल झरने के नीचे आ चुकी थी। झरने का ठंडा पानी और बारिश का ठंडा पानी राजकुमारी चांदनी के दिल को अंदर तक झकझोर चुका था। वो मुस्कुराते हुए अपने बाल को उड़ा उड़ा कर आगे की लाइन गाने लगती है। दर्द है चुभन है, क्या दीवानापन है। दर्द है चुभन है, क्या दीवानापन है। तुमसे मिलने के बाद दिलबर, हाँ तुमसे मिलने के बाद दिलबर। दिलबर दिलबर दिलबर, हाँ दिलबर दिलबर दिलबर, दिलबर दिलबर दिलबर, हाँ दिलबर दिलबर दिलबर। राजकुमारी चांदनी तो अपने ही धुन में डांस कर रही थी लेकिन वो इस बात से बिल्कुल अनजान थी कि उनकी मधुर आवाज़ सुनकर कोई भी ख्याली में उनकी तरफ अपनी कदमें बढ़ा रहा है। युवराज यश प्रताप सिंह जो सुबह बारिश के पहले ही इस जंगल में अकेले शिकार करने के लिए निकले हुए थे और बारिश की वजह से यहीं पर फंस गए थे, उनके कानों में जब राजकुमारी चांदनी की मधुर आवाज़ पड़ती है तब वो बेख्याली में ही उस दिशा में बढ़ जाते हैं जहां से आवाज़ आ रही है। इस आवाज़ का पीछा करते करते युवराज यश प्रताप सिंह लगभग राजकुमारी चांदनी तक पहुंच ही चुके थे कि तभी उनके कान में एक बार फिर से यही मधुर आवाज़ पड़ती है, तू मेरा ख्वाब है, तू मेरे दिल का करार। इस बार युवराज झटके से पीछे पलट कर देखते हैं तब उनकी आंखें बड़ी बड़ी हो जाती है। राजकुमारी चांदनी वहीं पर थी। राजकुमारी चांदनी ने इस वक्त बहुत छोटे कपड़े पहने हुए थे जो बहुत रिवीलिंग था। सच तो यह है कि राजकुमारी चांदनी ने सोचा ही नहीं था कि यहाँ पर कोई हो भी सकता है, इसीलिए वो बेफिक्र होकर डांस कर रही थी। पहले तो युवराज की नज़र राजकुमारी चांदनी के पैरों पर पड़ती है जो बहुत ही ज्यादा गोरा और मक्खन की तरह मुलायम दिख रहा था। राजकुमारी चांदनी इस वक्त बहुत ही सेक्सी अंदाज में डांस कर रही थी।
युवराज चाहकर भी अपनी नजरें राजकुमारी चांदनी से हटा ही नहीं पा रहे थे। इस वक्त राजकुमारी चांदनी जमीन पर लेटकर बिल्कुल किसी मरमेड की तरह डांस कर रही थी। तू मेरा ख्वाब है, तू मेरे दिल का करार, देख ल जाने मन, देख ल बस एक बार। बेचारी राजकुमारी चांदनी को इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि कोई बहुत शिद्दत से उन्हें देख रहा है। युवराज यश प्रताप सिंह बहुत ही शिद्दत से राजकुमारी चांदनी के शरीर हर एक अंग को बिल्कुल किसी बेशर्मों की तरह ताड़ रहे थे, जिस बात का शायद उन्हें खुद भी अंदाजा नहीं था। लेकिन राजकुमारी चांदनी तो अपने में ही मगन होकर डांस कर रही थी। वो इस वक्त पेड़ की एक डाली को पकड़कर लटकी हुई अपने चेहरे पर बड़ी सी मुस्कुराहट लिए मोरनी की तरह झूमकर डांस कर रही थी। चूम ल जिस्म को, हमनसीन पासा। हालांकि सेल्फ ऑब्सेस्ड होने की वजह से युवराज इस बात को स्वीकार तो नहीं करने वाले थे, लेकिन इस वक्त सच में उनका मन राजकुमारी चांदनी के जिस्म को चूम लेने का कर रहा था। चैन खो गया है, कुछ टू हो गया है, चैन खो गया है, कुछ टू हो गया है, तुमसे मिलने के बाद दिलबा, हाँ तुमसे मिलने के बाद दिलबा। इस वक्त युवराज बिल्कुल ही भूल चुके थे कि ये वही लड़की है जिससे वो सबसे ज्यादा नफरत करते हैं। उन्हें इस वक्त राजकुमारी चांदनी का चंद सा चमकता चेहरा दिख रहा था। वो बारिश की बूंदें राजकुमारी के चेहरे पर टिकी हुई थी। दिलबा दिलबा दिलबा, हाँ दिलबा दिलबा दिलबा, दिलबा दिलबा दिलबा, हाँ दिलबा दिलबा दिलबा। धीरे धीरे युवराज भी अब अपने आपे में से बाहर जाने लगे। वो अपने कदम राजकुमारी चांदनी की दिशा में बढ़ा देते हैं। वो जैसे ही राजकुमारी चांदनी के पास पहुंचते हैं तुरंत ही उसके दोनों कंधों को पकड़कर उन्हें एक पेड़ के अगेंस्ट दबा देते हैं और राजकुमारी चांदनी के खुले गर्दन और क्लीवेज पर पागलों की तरह चूमने लगता है। इश्क बेताब है, हुस्न की महकी बहार, इश्क बेताब है, हुस्न की महकी बहार। युवराज को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो अपने होश में ही नहीं हो। युवराज की इस हरकत से राजकुमारी चांदनी लंबी लंबी सांसें लेने लगती है। उस मूसलाधार बारिश में भी वहां का माहौल बहुत ही ज्यादा गर्म हो चुका था। युवराज अपनी बढ़ती हुई धड़कनों को संभाल ही नहीं पा रहे थे। उस जगह पर चुंबनों की आवाज इतनी तेज गूंज रही थी कि कोई भी इंसान उसे सुनकर शर्मा जाए। उस जगह पर राजकुमारी चांदनी की और युवराज यश प्रताप सिंह दोनों की बढ़ी हुई सांसें और धड़कन की ही आवाज गूंज रही थी। दूरिया किस लिए ऐब इंतजार। फिर युवराज नीचे झुककर राजकुमारी चांदनी के पैरों और उसके थाई को बिल्कुल किसी भूखे भेड़िए की तरह चूमने लगते हैं। वो हल्का हल्का सा राजकुमारी चांदनी को काट भी रहे थे। वो बिल्कुल भी अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे। ऊपर से बारिश माहौल को और भी ज्यादा रोमांटिक बना रहा था। टूटा है बदन, क्या हुआ क्या पता। वो राजकुमारी चांदनी को खींचते हुए झरने के नीचे लेकर चले जाते हैं और फिर उन्हें झरने के बीच में मौजूद एक चट्टान पर लेटा देते हैं। अभी राजकुमारी चांदनी उठ भी पाती उसके पहले ही युवराज राजकुमारी चांदनी के ऊपर चढ़ जाते हैं और दीवानों की तरह राजकुमारी चांदनी के पूरे शरीर पर किस करने लगते हैं। इस बारिश में युवराज बहुत ही ज्यादा मदहोश हो चुके थे। लेकिन तभी बिजली बहुत तेज चमकती है और आवाज करती है, जिसकी वजह से युवराज यश प्रताप सिंह तुरंत ही अपने होश में वापस आ जाते हैं। वो इस वक्त अभी भी अपने ही जगह पर खड़े राजकुमारी को निहार रहे थे। अब तक जो कुछ भी हुआ था वो सब युवराज यश प्रताप सिंह का महज एक हसीन सपना था। युवराज यश प्रताप सिंह को तो अपने ही ऊपर विश्वास नहीं हो रहा था कि उनके मन में राजकुमारी चांदनी के लिए इतने अश्लील ख्याल क्यों आने लग गए। वो अपने सपने में राजकुमारी को पागलों की तरह किस कर रहे, लेकिन क्यों? ये वही राजकुमारी चांदनी है जिसे युवराज सबसे ज्यादा नफरत करते थे। वो अपनी नजरें राजकुमारी चांदनी की तरफ करते हैं, तब उन्हें दिखता है राजकुमारी चांदनी झील के अंदर डुबकी लगाकर बाहर निकल रही थी। प्यास में ढली हूँ, रात दिन जली हूँ, प्यास में ढली हूँ, रात दिन जली हूँ, तुमसे मिलने के बाद दिलबा, हाँ तुमसे मिलने के बाद दिलबा। युवराज यश प्रताप सिंह को अपनी ही की गई हरकत पर बहुत ज्यादा शर्मिंदगी महसूस होती है और उन्हें अपने आप पर ही बहुत ज्यादा गुस्सा आने लगता है। वो इस तरह के इंसान बिल्कुल भी नहीं थे कि किसी स्त्री के तन को देखकर उनकी तरफ आकर्षित हो जाए। लेकिन फिर आज युवराज यश प्रताप सिंह राजकुमारी चांदनी की तरफ इतना आकर्षित क्यों हो रहे थे? वही राजकुमारी चांदनी युवराज की सोच से अनजान अपने में ही मोरनी बनकर नाचने में बिजी थी। होशनाक खबर है, ये कैसा असर है, होशनाक खबर है, ये कैसा असर है, तुमसे मिलने के बाद दिलबा, हाँ तुमसे मिलने के बाद दिलबा। युवराज गुस्से में एक नज़र राजकुमारी चांदनी की तरफ देखते हैं और फौरन ही वहां से निकल जाते हैं। वो अब और राजकुमारी चांदनी की तरफ नहीं देखना चाह रहे थे। उन्हें इस वक्त खुद पर बहुत गुस्सा आ रहा था।
वो ऐसे इंसान बिल्कुल भी नहीं थे जो इतनी आसानी से बहक जाए, वो भी राजकुमारी चांदनी जैसी बेवकूफ़ लड़की को देखकर। वहीं युवराज के आने और जाने से अनजान राजकुमारी चांदनी अभी डांस कर रही थी। उसने शायद अपनी जिंदगी में पहली बार शुद्ध पानी की बारिश को देखा है, जो सिर्फ आधे घंटे के लिए नहीं बल्कि 4-5 दिनों तक बरस सकता है। बादल बहुत ही ज्यादा घने थे। राजकुमारी चांदनी ने सोच लिया था कि वो जब तक बारिश होगी तब तक रोजाना बारिश में ही स्नान करेगी। सबसे ज्यादा अगर राजकुमारी को कुछ अच्छा लग रहा था तो वो था बारिश के वक्त मौसम का ठंडा होना। बारिश की ठंडी ठंडी बूंदें राजकुमारी के चेहरे से लेकर उनके दिल तक उतार रही थी। कोई इंसान सोच भी नहीं सकता था कि इस वक्त राजकुमारी चांदनी कितनी ज्यादा खुश है। वो बार बार डांस कर रही थी और गाना गा रही थी। दर्द है चुभन है, क्या दीवानापन है, दर्द है चुभन है, क्या दीवानापन है, तुमसे मिलने के बाद दिलब, हाँ तुमसे मिलने के बाद दिलब। देखो माय डियर रीडर्स, आज मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है। डॉक्टर के मना करने के बावजूद भी मैंने बाहर रेस्टोरेंट में फास्ट फूड खा लिया और परिणाम अनुसार मुझे फूड पॉइजनिंग हो गया। इस वक्त मेरी कंडीशन इतनी ज़्यादा सीरियस है, लेकिन उसके बावजूद भी मैंने स्टोरी लिखा। उम्मीद है आप लोगों को स्टोरी अच्छी लग रही होगी। और तबीयत खराब होने की वजह से आज का एपिसोड थोड़ा छोटा है। 11111111111111। अगर स्टोरी अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और रेटिंग देना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। अगर आप लोगों को इस स्टोरी में किसी भी तरह की कोई भी कमी महसूस हो रही होगी तो तुरंत ही मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा ताकि मैं इसे सुधार सकूं। यार आप सब स्टोरी 2 सुनते हो मगर सब्सक्राइब नहीं करते, प्लीज़ यार सब्सक्राइब कर दो और प्यारी प्यारी लाइक कमेंट कर दो, इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है स्टोरी को कंटिन्यू करने में। 14 स्मिता के बुरे दिन शुरू। बारिश बहुत तेज हो रही थी लेकिन राजकुमारी चांदनी को कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था। वो मजे से तब तक बारिश में भीगती रही जब तक उन्हें छींक न आ गई। छींक आने के बाद राजकुमारी चांदनी समझ चुकी थी कि वो सच में बहुत ज्यादा देर कर रही है। आसमान में काले बादलों को देखकर साफ समझ में आ रहा है कि बारिश अभी 4-5 दोनों और होने वाली है। अगले दिन भी यहाँ आने का सोचकर राजकुमारी चांदनी ना चाहते हुए भी महल वापस लौट जाती है। वहीं दूसरी तरफ युवराज सम्राट सिंह ने भी पहली बार शुद्ध पानी की बारिश अच्छी थी। अपनी इच्छाओं को काबू में वो भी नहीं रख पाए थे। वो एक पुरुष है जिसकी वजह से वो अपने ऊपर के कपड़े उतार कर छत पर जाकर बारिश में भीग सकते थे। इसीलिए युवराज सम्राट सिंह बारिश में छत पर भीग रहे थे। वो मन ही मन इस बात को अच्छे से जानते थे कि इस मौके का फायदा राजकुमारी चांदनी भी अच्छे उठा रही होगी। वही छत पर युवराज सम्राट सिंह से थोड़ी ही दूरी पर 2 सैनिक अपने हाथ में एक तो टॉवल लेकर खड़े थे। जब युवराज सम्राट सिंह का भीगकर मन भर जाए तब वो उस टॉवल का इस्तेमाल करने वाले थे। वहीं दूसरी तरफ कुसुम और कामिनी जी अपने कक्ष में बहुत गुस्से में बैठी हुई थी। दोनों को ही राजकुमारी चांदनी का बदला रवैया बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था। पहले तो वो लोग मन भर राजकुमारी चांदनी को परेशान कर लेते थे, लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं हो पा रहा है। कुसुम अपने दांत पीसते हुए अपनी माँ को बोलती है, माँ ये चांदनी कोई अमृत पीकर आए है क्या, जो करने का नाम ही नहीं ले रही है। पाउटिंग। इतनी मुश्किल से उसे अपने रास्ते से हटाने की योजना बनाते हैं लेकिन वो हर बार बच जाती है। उद्धरण चिन्ह। कुसुम की बात सुनकर कामिनी जी अपनी आंखें छोटी कर लेती है और पूछती है, अब क्या किया था तुमने राजकुमारी चांदनी को मारने के लिए। उद्धरण चिन्ह। दोनों अभी बात ही कर रहे थे कि राजकुमारी चांदनी रानी माँ के कमरे की तरफ जा रही थी, तब उसके कानों में इन दोनों माँ बेटी की आवाज पड़ जाती है। अपना नाम सुनते ही राजकुमारी चांदनी के कान खड़े हो जाते हैं। वो अपने कान को एक्टिव करके दोनों माँ बेटी की बातों को सुनने लगती है। वही कुसुम अपने गुनाह को स्वीकार करते हुए कामिनी जी को बता रही थी, उस चांदनी के पास युवराज के नाम से एक खत पहुंचवाया था कि युवराज उनसे झील किनारे मिलना चाहते हैं। उद्धरण चिन्ह। और वो बेवकूफ़ चांदनी तो है ही दिमाग से पैदल। एक पल भी उसके दिमाग में ख्याल नहीं आया कि जो इंसान उससे इतनी नफरत करता है वो उसे मिलने के लिए क्यों बुलाएगा। उद्धरण चिन्ह। बस युवराज उसे बुला रहे हैं यही सोचकर वो बेवकूफ़ बिना सोचे समझे चली गई झील किनारे, जहां मेरे गुंडे पहले से ही उसका इंतजार कर रहे थे। उद्धरण चिन्ह। उन सभी ने चांदनी के सर पर डंडा मारकर उसे झील में फेंक दिया। सर पर चोट लगने की वजह से वो पहले ही बेहोश हो चुकी थी और तैरना नहीं आने की वजह से उसके बचने का कोई रास्ता ही नहीं था। उद्धरण चिन्ह। फिर पता नहीं अचानक से वो 2 कोढ़ी का सैनिक कैसे उसे चांदनी को बेहोशी की हालत में महल लेकर आ गया था। उद्धरण चिन्ह।
अपनी बेटी की बात को सुनकर कामिनी जी अपना सर पकड़ लेती है। हालांकि चांदनी को वो भी पसंद नहीं करती थी, लेकिन वो पूरे प्रॉपर प्लानिंग के साथ ही राजकुमारी चांदनी पर हमले करवाना चाहती थी, ताकि राजकुमारी चांदनी जिंदा वापस आ ही ना पाए। वो कुसुम को डांटते हुए बोलती है, बेवकूफ लड़की, तुमने एक बार भी सोचा कि वो सैनिक वहां पर क्या कर रहा था? उद्धरण चिन्ह। अपनी माँ की बात सुनकर कुसुम सोच में पड़ जाती है। कामिनी जी उसे समझाते हुए बोलती है, इस महल का कोई और सदस्य भी था वहां पर जिसके पीछे वो सैनिक गया था, और भगवान से प्रार्थना करना कि वो इंसान युवराज यश प्रताप सिंह न हो। उद्धरण चिन्ह। अगर युवराज के हाथ में तुम्हारे भेजे गए गुंडे लग गए तो फिर तुम्हारा सच भी बहुत जल्द युवराज के सामने आ जाएगा और फिर तुम कभी यहाँ की महारानी नहीं बन पाओगी। उद्धरण चिन्ह। अपनी माँ की बातों को सुनकर अब जाकर कुसुम को सारी बात समझ में आती है, और अब उसे डर लगने लगा था कि आखिर इस महल का कौन इंसान वहां पर था। कुसुम डरते हुए अपनी माँ को बोलती है, माँ, हम आपसे हाथ जोड़कर विनती करते हैं, कुछ कीजिए ताकि हम यहाँ की महारानी बन सके, हमारा विवाह युवराज से हो सके। उद्धरण चिन्ह। अपनी बेटी को समझाते हुए कामिनी जी बोलती है, तुम फिक्र मत करो, मैं महारानी सुमित्रा देवी से बात करती हूँ इस बारे में। वैसे भी युवराज का राज्याभिषेक कब तक नहीं हो सकता जब तक उनका विवाह ना हो, क्योंकि पूजा में उनकी पत्नी का होना भी जरूरी है। उद्धरण चिन्ह। अपनी माँ की बात कुसुम अपने चेहरे पर शैतानी मुस्कुराहट लाते हुए बोलती है, और उस पूजा में महारानी की जगह पर मैं बैठूंगी, स्माइल विद हॉर्न्स। इस बारे में सोचकर दोनों माँ बेटी शैतानों की तरह हंसने लगती है। वही दूर से ही राजकुमारी चांदनी इन दोनों माँ बेटी की सारी बातें सुन चुकी थी। उसे बहुत गुस्सा आ रहा था कि कुसुम की वजह से असली राजकुमारी चांदनी की मौत हो गई, लेकिन राजकुमारी चांदनी की मौत की वजह से ही तो एंजेलिना को नया जीवन दान मिला है। लेकिन जो भी हो, असली राजकुमारी चांदनी के कातिलों को अब एंजेलिना छोड़ने नहीं वाली। लेकिन चांदनी को अभी एक और बात समझ में नहीं आ रही थी कि सच में उसे उस दिन झील में से किसने बचाया था। राजकुमारी चांदनी को अचानक से ही याद आता है कि जब वो पहली बार इस दुनिया में होश में आई थी, उस वक्त उसे ऐसा महसूस हुआ था जैसे वो किसी की बाहों में है। पर बात चाहे जो भी हो, उसे इतना तो पता था कि युवराज यश प्रताप सिंह और कुसुम का विवाह नहीं होने वाला है। विवाह के दिन कुछ तो होगा जिसकी वजह से कुसुम विवाह छोड़कर भाग जाएगी, लेकिन इस बार राजकुमारी चांदनी खुद को बलि नहीं चढ़ने देगी। राजकुमारी चांदनी को सब्स्टिट्यूट दुल्हन बनने का कोई शौक नहीं है। दोनों माँ बेटी की बातों को सुन लेने के बाद राजकुमारी चांदनी रानी माँ के कक्ष में ना जाकर वापस अपने कमरे में आ जाती है। झील के पास से वापस आते वक्त राजकुमारी चांदनी ने रॉकेट को चांद पर लॉन्च कर दिया था। वो अपनी बीमारी को ठीक करने में कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहती थी। अपने कमरे में आने के बाद राजकुमारी चांदनी अपने लैब में चली जाती है। वो सबसे पहले अपने आदमियों से कांटेक्ट करती है। दूसरी तरफ से तुरंत ही कॉल कनेक्ट हो जाता है और एंजेलिना का सबसे खास बॉडीगार्ड उसे बताता है, मास्टर, पिछले कुछ दिनों से कुछ लोग हमारे बेस पर नजर बनाए हुए हैं। उद्धरण चिन्ह। उसकी बात पर राजकुमारी चांदनी का फेस सीरियस हो जाता है। वो किसी साइको की तरह अपनी गर्दन को मसलते हुए बोलती, तुम्हें तो मेरा नियम पता है ना लॉरेंस। उद्धरण चिन्ह। कोई इंसान हमें एक थप्पड़ भी मार पाए उसके पहले ही हमें उसे 4 थप्पड़ मार देना चाहिए। साम दाम दंड भेद जो करना है करो, लेकिन उनमें से किसी एक आदमी को पकड़कर टॉर्चर रूम में लेकर जाओ। उद्धरण चिन्ह। उस इंसान को 3rd डिग्री टॉर्चर दो और पता करो कि वो किसका आदमी है, और जब पता लग जाए उसके बाद उसके ही बसे को आग लगा दो। उद्धरण चिन्ह। राजकुमारी चांदनी की बात को सुनकर उनका खास बॉडीगार्ड लोरेंसो के मास्टर बोल देता है। फिर राजकुमारी चांदनी मार्क्स और स्मिता के बारे में पूछती है, वो दोनों लैला मजनू की जोड़ी क्या कर रही है, उनके बारे में कोई लेटेस्ट न्यूज़। उद्धरण चिन्ह। चांदनी की बात पर लॉरेंस बोलता है, मास्टर, इस वक्त स्मिता अपनी बीमारी से जूझ रही है। वो अपनी हर मुमकिन कोशिश करके डॉक्टर एंजल आर को ढूंढ रही है। उद्धरण चिन्ह। लॉरेंस की बात को सुनकर चांदनी के चेहरे पर डेविल स्माइल आ जाती है। स्मिता जी डॉक्टर को अपनी जान बचाने के लिए ढूंढ रही है। उसी डॉक्टर को अपनी घटिया साजिश के तहत स्मिता ने खुद जान से मारा है। लेकिन राजकुमारी चांदनी इतनी निर्दय नहीं है कि वो स्मिता को इतनी आसानी से मरने देती। वो अपने चेहरे पर डेविल स्माइल लिए लॉरेंस को बोलती है, उसके बीमारी के फर्स्ट ट्रायल में मैंने जो एंटीडोट बनाया था उसे स्मिता तक पहुंचा दो। उद्धरण चिन्ह। चांदनी की बात को सुन लॉरेंस की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती है। उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि उसकी बॉस कितनी ज्यादा निर्दय है। राजकुमारी चांदनी का फर्स्ट ट्रायल फेल हुआ था।
उस एंटीडोट की वजह से स्मिता की 70% बीमारी ठीक हो जाएगी, लेकिन उसके हार्ट में कैंसर क्रिएट होने लगेगा। लेकिन लॉरेंस भी बेचारा क्या ही कर सकता था। उसे अच्छे से पता है कि कैंसर का इलाज हो सकता है, लेकिन वो इलाज इतना दर्दनाक होगा कि स्मिता जीते जी नरक के दर्शन कर ले। स्मिता को अपनी जिस खूबसूरती पर घमंड है वही खूबसूरती उससे छिन जाएगी। ऐसे ही थोड़ी देर लॉरेंस से बात करने के बाद राजकुमारी चांदनी कॉल को कट कर देती है। कॉल के कट हो जाने के बाद राजकुमारी चांदनी एक बार फिर लक्ष्य के पास आ जाती है। वो खुद से ही खुद की तारीफ करते हुए बोलती है, वाह लक्ष्य, तुम कितने हैंडसम हो, आखिर बनाया भी तो तुम्हें मैंने ही है। रिलीव्ड फेस। लक्ष्य भी अपने इमोशनलेस आवाज में बोलता है, थैंक यू मास्टर, मुझे में अपना कीमती समय देखकर परफेक्ट बनाने के लिए। उद्धरण चिन्ह। राजकुमारी चांदनी लक्ष्य को ऑर्डर देते हुए बोलती है, लक्ष्य, बेशक अभी तक सिर्फ तुम्हारा चेहरा बना है, लेकिन तुम्हें अभी से मेरे लिए काम करना होगा। उद्धरण चिन्ह। लक्ष्य बिल्कुल किसी आज्ञाकारी बच्चों की तरह हो के मास्टर बोल देता है। चांदनी लक्ष्य को बोलती है, यहाँ से लगभग 5 किलोमीटर दूर तक अपने हियरिंग सेंस को फैलाओ और यहाँ पर जो कोई भी मेरे बारे में बातें करता है उसे मुझे बताओ। उद्धरण चिन्ह। अपने कानों को हर वक्त खुला रखा करो और हर कुछ सुनते रहो। जब भी तुम्हें कुछ गड़बड़ लगे, मुझसे रिलेटेड या फिर कोई इंसान मदद के लिए चिल्ला रहा हो, तुरंत ही मुझे इन्फॉर्म करो। उद्धरण चिन्ह। राजकुमारी चांदनी की बात को सुनकर लक्ष्य जवाब में सिर्फ ओके मास्टर बोलता है। लक्ष्य को और भी थोड़ी बहुत चीज समझाने के बाद राजकुमारी चांदनी अपने लैब से बाहर निकल जाती है। वो इस बात पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देती कि उनका दुपट्टा अब लगभग 60% जमीन पर है। वो जैसे ही अपने कमरे में आती है, वो अपने फेशियल एक्सप्रेशन को मासूम बना लेती है। वो जैसे ही एक कदम आगे बढ़ती है, अपने ही दुपट्टे में फंस जाने की वजह से राजकुमारी चांदनी सीधा मुंह के बाल जमीन पर गिर जाती है। वो तो उनकी किस्मत अच्छी थी कि जमीन पर मुलायम कारपेट बिछा हुआ था। वो कारपेट पर गिरी थी, जिसकी वजह से उन्हें ज्यादा चोट नहीं लगी। लेकिन फिर भी राजकुमारी चांदनी को बहुत गुस्सा आ रहा था। उन्होंने अपनी जिंदगी में कभी भी लहंगा नहीं पहना हुआ था और आज उन्हें मजबूरी में हर वक्त लहंगा ही पहनकर रहना पड़ रहा है। वो मन ही मन झल्ला कर गुस्से में बोलती है, अब बस बहुत हो गया, अब इस लहंगे नाम की प्रॉब्लम का कोई परमानेंट सॉल्यूशन ढूंढना होगा मुझे। मैं इस पहाड़ को अपने ऊपर लेकर नहीं घूम सकती अब। उद्धरण चिन्ह। बाहर अभी भी बारिश बहुत तेज हो रही थी। राजकुमारी चांदनी को समझ में ही नहीं आ रहा था कि अब उसे क्या करना चाहिए। वो युवराज सम्राट सिंह से मिलने के लिए उनके कक्ष की तरफ चल देती है। वो जैसे ही युवराज सम्राट सिंह के कक्षा के पास पहुंचती है, उन्हें कक्ष के बाहर ही युवराज सम्राट सिंह दिखाई दे जाते हैं। सम्राट सिंह उर्फ सार्थक की नज़र भी राजकुमारी चांदनी पर पड़ जाती है। वो भी अपने कदम राजकुमारी चांदनी की तरफ बढ़ा देता है। सम्राट सिंह राजकुमारी चांदनी के पास पहुंचते ही बोलते हैं, यार एंजल, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मुझे अब क्या करना चाहिए। यहाँ तो मैं बेरोजगार बना हुआ हूँ। उद्धरण चिन्ह। चांदनी उसे इग्नोर करते हुए कामिनी जी और कुसुम की सारी बातें उसे बता देती है। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि वो स्मिता और उसकी कंडीशन के बारे में भी इन्फॉर्म कर देती है। सार्थक को तो समझ में ही नहीं आ रहा था कि पिछले जन्म में सबको पता नहीं क्यों एंजेलिना से प्रॉब्लम रहती थी और इस जन्म में पता नहीं क्यों सबको राजकुमारी चांदनी से प्रॉब्लम है। वो राजकुमारी चांदनी की तरफ देखते हुए बोलता है, कुसुम की शादी से भगाने के बाद तुम्हें ही बलि का बकरा बनाया जाएगा, कुछ सोचा है तुमने इसके बारे में? उद्धरण चिन्ह। राजकुमारी चांदनी सार्थक की बातों का जवाब देते हुए बोलती है, तुम फिक्र मत करो, मैं ऐसी नौबत आने ही नहीं दूंगी। मैं उस कुसुम को भागने ही नहीं दूंगी। उद्धरण चिन्ह। राजकुमारी चांदनी की बात पर सार्थक सवाल करता है, फिर भी अगर सोच लो कि वो भाग गई तो फिर तुम क्या करोगी? तुम्हें एक बैकअप प्लान तैयार रखना चाहिए। उद्धरण चिन्ह। राजकुमारी चांदनी सार्थक की बात पर हामी भरते हुए बोलती है, तुम टेंशन मत लो, मेरे पास बैकअप पहले से ही तैयार है। अभी मेरे दिमाग में कुछ और प्लान चल रहा है। उद्धरण चिन्ह। सम्राट क्यूरोस होकर राजकुमारी चांदनी से सवाल पूछता है, क्या? उद्धरण चिन्ह। राजकुमारी चांदनी अपने चेहरे पर एक मिस्टीरियस स्माइल लाते हुए बोलती है, इस युवराज यश प्रताप सिंह ने असली राजकुमारी चांदनी को बहुत परेशान किया है, यहाँ तक कि आगे भी करने वाला था। उद्धरण चिन्ह। मैं इस युवराज को एक अच्छा सबक सिखाना चाहती हूँ। उन दोनों माँ बेटियों की तो अच्छी खासी बेइज्जती कर ही दी है मैंने और दोनों कुछ समय के लिए शांत हो गए हैं, इसीलिए अब बारी है युवराज को सबक सिखाने की। स्माइल विद हॉर्न्स। युवराज सम्राट सिंह भी राजकुमारी की बात पर हामी भर देते हैं, क्योंकि उन्हें भी स्टोरी पढ़ने के बाद से युवराज यश प्रताप सिंह बिल्कुल पसंद नहीं थे। दोनों ही मिलकर युवराज यश प्रताप सिंह को सबक सिखाने का प्लान बनाने लगते हैं,
लेकिन क्या युवराज यश प्रताप सिंह को परेशान करना इतना आसान है? बिल्कुल भी नहीं। युवराज यश प्रताप सिंह इस दुनिया के डेविल है। उनका नाम ही यहाँ के लोगों के दिल में खौफ पैदा करने के लिए काफी है। तो फिर चलिए कल से आप लोगों को युवराज यश प्रताप सिंह का असली रूप दिखाती हूँ। 11111111111111। अगर स्टोरी अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और रेटिंग देना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। अगर आप लोगों को इस स्टोरी में किसी भी तरह की कोई भी कमी महसूस हो रही होगी तो तुरंत ही मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा ताकि मैं इसे सुधार सकूं। चैप्टर 15 युवराज के ख्यालों में राजकुमारी चांदनी। महल से थोड़ी ही दूरी पर एक जंगल था। उसी जंगल से किसी के रोने की आवाज़ आ रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे जंगल में कोई इंसान बहुत ही ज़्यादा तकलीफ में है। वहां पर 6-7 सैनिकों ने एक घेरा बना दिया था और उसी घेरे के बीच में एक इंसान अधमरी हालत में पड़ा हुआ था और उसी के सामने मौत के देवता का रूप धारण किया युवराज यश प्रताप सिंह थे। वो आदमी है जमीन पर पड़ा हुआ अपनी मरी हुई आवाज में हाथ जोड़कर युवराज से माफी मांगता है। युवराज, हमें माफ कर दीजिए। हम आपसे वादा करते हैं ऐसी गलती दोबारा कभी नहीं करेंगे, यहाँ तक कि हम ये राज्य भी छोड़कर चले जाएंगे। दया कीजिए युवराज, दया कीजिए। उस इंसान की इतनी दर्दनाक आवाज सुनने के बाद भी युवराज यश प्रताप सिंह का दिल नहीं पिघल रहा था। वो अपने हाथ में एक खंजर को लिए किसी साइको की तरह अपनी गर्दन पर फेर रहे थे और बहुत ही खतरनाक तरीके से हंस रहे थे। लेकिन अगले ही पल उनका चेहरा सीरियस हो जाता है और वो झुककर उस इंसान के जबड़े को पकड़ लेते हैं। वो इंसान डर से कांप जाता है। युवराज अपने दांत पीसते हुए बोलते हैं, लगता है आप सभी के अंदर से युवराज यश प्रताप सिंह का खौफ खत्म हो गया है, तभी तो इतनी बड़ी गलती कर बैठे। उद्धरण चिन्ह। हमारी बहन को नजर उठाकर देखने से पहले एक बार हमारे बारे में आपको जान लेना चाहिए था अक्रम ठाकुर। हमारी बहन का विवाह तुड़वाने के लिए तुमने हमें जान से मारने की घटिया हरकत करवाई। पाउटिंग। ये इंसान वही जमींदार है जिसे कुछ दिनों पहले युवराज यश प्रताप सिंह को जहर देने की कोशिश की थी, लेकिन समय पर राजकुमारी चांदनी ने उन्हें बचा लिया था। पर यह घटना यश प्रताप सिंह के दिमाग में बैठ चुका था। उनकी बहन का विवाह करवाने की कोशिश की गई थी और वो चुप कैसे रह जाए। अक्रम ठाकुर अपनी जान की भीख मांगते हुए युवराज से बोलते हैं, युवराज, हमें एक अवसर दे दीजिए, आइंदा से हम आपको कभी शिकायत का कोई मौका नहीं देंगे। उद्धरण चिन्ह। जमींदार अक्रम ठाकुर लगभग युवराज के पैरों पर गिड़गिड़ा रहा था, लेकिन युवराज को उस पर बिल्कुल भी रहम नहीं आ रहा था। कोई भी लड़का कुछ भी बर्दाश्त कर सकता है, लेकिन उसकी बहन को कोई आंख उठाकर भी देखे तब वो उस इंसान की आंखें ही निकाल देता है, फिर चाहे भाई बड़ा हो या छोटा। युवराज यश प्रताप सिंह अक्रम ठाकुर की तरफ देखते हुए बोलते, यही वो आंखें हैं ना जिनकी नीयत हमारी बहन को देखकर फिसल गई थी। उद्धरण चिन्ह। कितना बोलते हैं युवराज यश प्रताप सिंह अपने हाथ में पड़े हुए खंजर को बिना देरी किए सीधा अक्रम सिंह की आंखों में ही घुसा देते हैं और एक दर्दनाक चिक पूरे एरिया में गूंज जाती है। वहां पर मौजूद सैनिकों को तो पहले से ही पता था कि युवराज इतने निर्दय है, लेकिन फिर भी उन्हें आज युवराज बिल्कुल शैतान का रूप लग रहे थे। युवराज यश प्रताप सिंह उसी खंजर को उसकी आंखों से निकालकर उसके सीने में घुसा देते हैं और एक दर्दनाक चिक के साथ उस जगह पर सन्नाटा छा जाता है। अक्रम ठाकुर मर चुका था। उसे मारता हुआ देखकर युवराज यश प्रताप सिंह के दिल को सुकून पहुंचता है। वो अपने सैनिकों को आदेश देते हुए बोलते हैं, इस कचरे को इसके घर फेंकवा दीजिए। छी, हमारे हाथ कितने गंदे हो गए, अब हमें यहीं पर स्नान करके महल जाना होगा वरना रानी माँ हमें डांटेगी। उद्धरण चिन्ह। इतना बोल युवराज यश प्रताप सिंह वहां से दूसरी ओर चले जाते हैं। उनके जाने के बाद वहां पर मौजूद सभी सैनिकों के दिमाग में एक ही ख्याल था, जो इंसान जमींदार अक्रम ठाकुर जैसे इंसान की इतनी बेरहमी से हत्या कर देता है वो रानी माँ के सामने भीगी बिल्ली बन जाता है। यही सोचते सचते सारे सैनिक अपना काम करने लग जाते हैं, क्योंकि उन्हें पता था कि युवराज को अपने काम में तनिक भी देरी पसंद नहीं। वहीं दूसरी तरफ महल में सार्थक से बात करने के बाद राजकुमारी चांदनी अपने कमरे में वापस चली गई। उनके दिमाग में इस वक्त एक ही ख्याल चल रहा था, पता नहीं युवराज यश प्रताप सिंह और कुसुम की शादी में क्या होने वाला है। उद्धरण चिन्ह। वो थोड़ी देर कुछ सोचने के बाद अपने लैब में जाने को होती ही है कि उसके पहले ही उनके कक्ष में राजकुमारी ऐश्वर्या आ जाती है। राजकुमारी ऐश्वर्या को देखकर राजकुमारी चांदनी उनसे सवाल करती है, ऐश, आप यहाँ क्या कर रही हैं? क्या आप रास्ता भटक गई हैं? विंकिंग फेस। राजकुमारी ऐश्वर्या अपनी आंखें छोटी करके चांदनी को देखने लगती है और बोलती है, आजकल बहुत ज्यादा ही मत सोच रही है आपको। चांद एक्सप्रेशनलेस। फिर अचानक से अपने चेहरे पर स्माइल लाते हुए बोलती है,
आज से ठीक 10 दिन बाद गुलाब का विवाह होने वाला है और हमारे पास विवाह में पहनकर जाने के लिए अच्छे वस्त्र ही नहीं है। उद्धरण चिन्ह। राजकुमारी चांदनी अपनी आंखों को छोटा करके राजकुमारी ऐश्वर्या के अभी पहने हुए कपड़े को देखती है, फिर वो अपने सर को झटक देती है। राजकुमारी ऐश्वर्या अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए बोलती है, चांद चलिए ना, आज आप और हम वस्त्र खरीदने के लिए बाजार चलते हैं। पिछले कुछ दिनों से हम महल से बाहर निकले ही नहीं है। उद्धरण चिन्ह। राजकुमारी चांदनी को राजकुमारी ऐश्वर्या का आइडिया बहुत अच्छा लगता है। राजकुमारी चांदनी भी बाहर जाना चाहती थी। ये 16वीं सदी है, यहाँ हर तरफ पेड़ पौधे जंगल और झाड़ होंगे। क्या ही पता राजकुमारी चांदनी को यहाँ पर कोई बहुत ही कीमती पौधा मिल जाए जो किसी खास तरीके की बीमारी का एंटीडोट बनाने में मदद कर सके। राजकुमारी चांदनी मुस्कुराते हुए राजकुमारी ऐश्वर्या को बोलता है, ठीक है ऐश, हम सब शाम को बाजार चलेंगे। अभी आप जाकर आराम कर लीजिए क्योंकि हमें बहुत नींद आ रही है। ग्रिन। राजकुमारी ऐश्वर्या अपनी आईब्रोज को आपस में जोड़कर बोलती है, जब से आपके साथ वो हादसा हुआ है हम देख रहे हैं आप बहुत ज्यादा आलसी होती जा रहे हैं। उद्धरण चिन्ह। राजकुमारी ऐश्वर्या की बात पर राजकुमारी चांदनी अपनी बत्तीसी दिखा देती है। राजकुमारी ऐश्वर्या अपना सरनामे हिलाकर वहां से चली। वो समझ चुकी थी कि राजकुमारी चांदनी का कुछ नहीं हो सकता। राजकुमारी ऐश्वर्या के जाने के बाद राजकुमारी चांदनी अपने बिस्तर पर आराम से लेटकर सो जाती है। वहीं दूसरी तरफ इस वक्त युवराज यश प्रताप सिंह अपने कक्ष में लेटे हुए राजकुमारी चांदनी के बारे में सोच रहे थे। उस हादसे के बाद से राजकुमारी चांदनी में सच में बहुत ज्यादा बदलाव आया है। अभी भी युवराज यश प्रताप सिंह की आंखों के सामने भोजन घर वाला वाक्य याद आ रहा था। राजकुमारी चांदनी ने अपने एक ही हाथ से उस बावर्ची की गर्दन को पकड़कर उसे उठाकर पटक दिया था। राजकुमारी चांदनी पहले तो इतनी मजबूत नहीं थी। एक छोटे से हादसे की वजह से कोई इंसान इतना तो नहीं बदल सकता। तभी अचानक से उन्हें राजकुमारी चांदनी का वो रूप याद आता है जो उन्होंने झील के किनारे देखा था। इस बात से तो युवराज यश प्रताप सिंह भी इनकार नहीं कर सकते थे कि भगवान ने राजकुमारी चांदनी के बदन को बहुत फुर्सत में तराशा है। वो अपनी आंखें बंद करके एक बार फिर से झील वाले वाक्य को याद करने लगते हैं जहां पर उनका खुद पर से काबू छूट गया था। वो राजकुमारी चांदनी की तरफ खुद को आकर्षित होने से नहीं रोक पा रहे थे। उन्होंने तो खड़े खड़े ख्वाब भी देख लिया था जहां उन्होंने राजकुमारी चांदनी के लबों को चुमा था। अपने इस सपने को याद करते हैं युवराज के पूरे शरीर के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वो झटका से अपनी आंखें खोल देते हैं और उठकर बैठ जाते हैं। वो अपने आप को ही डांटते हुए बोलते हैं, ये आप क्या कर रहे हैं युवराज? वो आपसे उम्र में कितनी छोटी है, उसके बावजूद भी आप उनके बारे में ऐसी ऐसी चीज सोच रहे हैं। उद्धरण चिन्ह। युवराज अभी अपने ही ख्यालों में गुम थे कि तभी उनके कमरे राजकुमारी ऐश्वर्या आ जाती है। राजकुमारी ऐश्वर्या जब अपने भाई को इस कदर किसी सोच में गुम देखती है तब वो युवराज को आवाज लगाती है, भाई। राजकुमारी ऐश्वर्या की आवाज सुनकर युवराज यश प्रताप सिंह तुरंत ही अपने सेंस में वापस आ जाते हैं। वो इस वक्त राजकुमारी ऐश्वर्या को अपने कक्ष में देखकर थोड़े हैरान हो जाते हैं। वो राजकुमारी ऐश्वर्या से सवाल करते हैं, क्या हुआ, आप इस वक्त हमारे कक्षा में क्या कर रही है? उद्धरण चिन्ह। राजकुमारी ऐश्वर्या अपनी बत्तीसी चमकते हुए बोलती है, भाई आज शाम को हम और चांद गुलाब के विवाह के लिए वस्त्र खरीदने बाजार जाना चाहते हैं और उसके लिए हम आपसे इजाजत मांगने आए हैं। उद्धरण चिन्ह। युवराज जब सुनते हैं कि राजकुमारी चांदनी भी जाने वाली है तब उनके दिमाग में अलग ही ख्याल आने लगता है। अगर राजकुमारी चांदनी बाजार जाएगी तो फिर हर इंसान उनकी खूबसूरती को निहारेगा। इस बारे में सोचते ही युवराज गुस्से से अपनी मुट्ठी बंद कर लेते हैं। उन्होंने आज सुबह पहले बार झील के किनारे पहली बार राजकुमारी चांदनी की खूबसूरती को इतने करीब से देखा था। राजकुमारी चांदनी को देखकर जब उनकी खुद की नज़र राजकुमारी को बेशर्मों की तरह ताड़ रही थी तो फिर बाहर के लोग भी राजकुमारी चांदनी को उसी नज़र से देखेंगे। इस बारे में सोचकर ही युवराज को बहुत गुस्सा आ रहा था। हालांकि उन्होंने खुद मन भर बेशर्मों की तरह राजकुमारी चांदनी की खूबसूरती को निभाना है, लेकिन वो इस दिलकश नज़ारे को किसी और को नहीं दिखाना चाहते। आज युवराज ने जमींदार अकरम ठाकुर की जो हालात की थी उसके बाद पूरे राज्य में युवराज का खौफ फैल चुका होगा। किसी के भी अंदर कितनी हिम्मत नहीं होगी राजकुमारी ऐश्वर्या की तरफ नज़र उठाकर देखने की भी। लेकिन राजकुमारी चांदनी तो युवराज की कोई नहीं है, फिर सारे लोग राजकुमारी चांदनी को देख सकते हैं और राजकुमारी चांदनी की खूबसूरती के सामने किसी की भी नज़र राजकुमारी ऐश्वर्या पर जाएगी ही नहीं। युवराज को खुद नहीं पता था कि वो इस वक्त क्या सोच रहे हैं।
वहीं उनके सामने खड़ी राजकुमारी ऐश्वर्या उन्हें अजीब नजरों से देख रही थी। राजकुमारी ऐश्वर्या ने कभी भी जरूरी बात के बीच में से युवराज को ऐसे कहीं और गुम हो जाते हुए नहीं देखा है। वो युवराज को हिलते हुए बोलती है, भाई आप क्या सोच रहे हो? क्या हमें बाहर जाने की अनुमति है? उद्धरण चिन्ह। युवराज यश प्रताप सिंह राजकुमारी ऐश्वर्या को बोलते हैं, अगर हम बोले नहीं तो? उद्धरण चिन्ह। युवराज की बात को सुनकर राजकुमारी ऐश्वर्या अपना मुंह खुला लेती है और बोलती है, तो फिर हम रानी माँ से आपकी शिकायत करेंगे और उनसे ही अनुमति ले लेंगे। उद्धरण चिन्ह। राजकुमारी ऐश्वर्या की इस बात पर युवराज मुस्कुरा देते हैं। वो बोलते हैं, ठीक है आप जा सकती है, परंतु आप अकेले नहीं जाएंगी, हमें भी कुछ काम से बाजार जाना है तो हम भी आप दोनों के साथ चलेंगे। उद्धरण चिन्ह। राजकुमारी ऐश्वर्या को युवराज की बात थोड़ी अजीब लगती है, क्योंकि राजकुमारी ऐश्वर्या ने अभी थोड़ी देर पहले ही बोला था कि राजकुमारी चांदनी भी उनके साथ जाने वाली है। ये जानते हुए भी कि राजकुमारी चांदनी भी जाने वाली है, युवराज खुद वहां जाने के लिए क्यों तैयार हो गया, जबकि आज से पहले भी दोनों ही राजकुमारी या कई बार बाजार गई हुई है। लेकिन पहले कभी भी युवराज सर प्रताप सिंह ने ऐसी हरकत नहीं की थी। राजकुमारी ऐश्वर्या के चेहरे को देखकर युवराज समझ जाते हैं कि राजकुमारी क्या सोच रही है। वो बात को संभालते हुए बोलते हैं, ऐश गुलाब हमारी भी तो बहन है, हमें भी तो अच्छे अच्छे वस्त्र देखने का हक है। पहले हमारे पास बहुत कम हुआ करता था, लेकिन आज हम बिल्कुल फ्री है। उद्धरण चिन्ह। और क्योंकि हमारे पास आज कोई भी काम नहीं है तो फिर आज हम भी आपके साथ बाजार जाना चाहते हैं। उद्धरण चिन्ह। युवराज के बात को गोल गोल घुमाने की वजह से राजकुमारी फ्रस्ट्रेटेड हो जाती है और ओके बोलकर अपने भाई के कमरे से निकाल जाती है। राजकुमारी ऐश्वर्या के चले जाने के बाद युवराज यश प्रताप सिंह एक बार फिर से खुद को राजकुमारी चांदनी के बारे में सोचने से रोक नहीं पाते। तुम्हें समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर वो क्यों नहीं चाहते कि कोई भी इंसान राजकुमारी चांदनी को देखे। वहीं दूसरी तरफ महारानी सुमित्रा देवी अपने कक्ष में बैठी हुई दासी से कुछ बात कर रही थी कि तभी वहां पर कामिनी जी आ जाती है। कामिनी जी को देखकर महारानी सुमित्रा देवी दासी को बाहर जाने का इशारा करती है तो दासी उनके इशारे पर बाहर चली जाती है। महारानी सुमित्रा देवी कामिनी जी को बैठने का इशारा करती है। कामिनी में भी चुपचाप बैठ जाती है। फिर महारानी सुमित्रा देवी कामिनी जी को बोलने का इशारा करती है तो कामिनी जी बोलती है, जी अभी कुछ दिनों पहले ही उदय भाई साहब पर इतना बड़ा हमला हुआ कि उन्हें इतनी चोट लगी है, वो अभी तक महल वापस नहीं लौटे हैं और अपना इलाज ही करवा रहे हैं। उद्धरण चिन्ह। महारानी सुमित्रा देवी उनकी बात को बीच में ही काटते हुए बोलती है, बात को ज्यादा घुमाने की आवश्यकता नहीं है, कामिनी जी जो कहना है सीधे सीधे बोलिए। जब कामिनी जी को समझ में आ जाता है कि बात घुमाने का कोई फायदा नहीं है, तब वो सीधा मुद्दे की बात पर आ जाती है और बोलती है, युवराज की उम्र अब 26 साल की हो चुकी है, क्या आपको नहीं लगता कि अब उन्हें युवराज से महाराज बन जाना चाहिए? लेकिन राज्याभिषेक की पूजा में उनकी पत्नी का होना भी जरूरी है, तो फिर हम आपसे अपनी पुत्री कुसुम के लिए युवराज का हाथ मांगना चाहते हैं। उद्धरण चिन्ह। कामिनी जी के इतने स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलते की वजह से एक पल के लिए उसे जगह पर सन्नाटा छा जाता है। महारानी सुमित्रा देवी भी युवराज की शादी करवा चाहती है, लेकिन उन्हें कुसुम बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। उन्हें युवराज के लिए राजकुमारी चांदनी अच्छी लगती है, लेकिन अपने पुत्र के रवैया की वजह से उन्होंने अपनी इस इच्छा को दबा लिया था। उन्हें समझ में ही नहीं आ रहा था कि उन्हें कामिनी जी को किस तरह से उत्तर देना चाहिए। वो कामिनी जी से इस बारे में थोड़ा वक्त मांगने का फैसला करती है। कामिनी जी को भी इससे कोई आपत्ति नहीं थी। उन्हें अच्छे से पता था कि महारानी सुमित्रा देवी का जवाब हाँ ही होने वाला है। स्मर्क 11111111111111। अगर स्टोरी अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और रेटिंग देना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। अगर आप लोगों को इस स्टोरी में किसी भी तरह की कोई भी कमी महसूस हो रही होगी तो तुरंत ही मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ताकि मैं इसे सुधार सकूं। आप सबको एजा किसी भी नॉवल की रिक्वेस्ट करनी है तो मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, मैं ज़रूर अपलोड करूंगी। नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया है मैंने, और प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब FM स्टोरी चैनल।